गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आप लोगों के बारंबार डिमांड पे मैंने क्लास 8 का साइंस मैंने स्टार्ट किया हूँ और ये मैं इसका क्वेश्चन आंसर भी करा दूँगा। तो चलिए हम सभी को फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जैसा कि अपना लोग क्लास में पढ़ते थे। तो ये चैप्टर का नाम है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अच्छा, प्रोडक्शन का तो मतलब होता है उत्पादन करना, क्रॉप मतलब होता है फसल, मतलब फसल का उत्पादन करना। चाहे मेरे पास धान, गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा जितना भी चीज़ें हैं तो उसका उत्पादन करना। एंड मैनेजमेंट, अच्छा मान के चलिए कि मैंने इसका तो उत्पादन कर दिया, अब यदि किसी तरह से उसको रख देंगे तो वो मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, तो वो लंबा समय तक नहीं टिकेगा, है ना। तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, उसको सही से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मैनेजमेंट करने का मतलब ये हुआ कि उसको सही से पहले लाएंगे, थ्रेशरिंग करने के बाद क्या करेंगे, उसको सुखाएंगे। सुखाने से क्या होगा कि उसमें जो पानी की मात्रा होगा, नमी की मात्रा होगा फसल में, वो नमी की मात्रा वायुमंडल में चला जाएगा और उसके बाद उसको क्या करेंगे तो सही जगह पे स्टोरेज करेंगे जहाँ पे मेरा नमी की मात्रा कम होगा ना। साथ ही साथ उसमें किसी प्रकार का कीड़ा या किसी प्रकार का कुछ भी न लगे, इसके लिए एक टेबलेट आता है उसका भी यूज़ करेंगे। तो उसी के बारे में सही से पढ़ना है कि क्रॉप का किस प्रकार से प्रोडक्शन करेंगे, उसका कैसे मैनेजमेंट करेंगे, है ना, ताकि हम एक बार कोई भी फसल करने के बाद उसको साल भर उसका यूज़ कर सकते हैं। तो चल, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये भूजो और पहेली जरूर एक बार आ जाता है। तो चलिए फिर से भूजो पहेली से शुरू करते हैं। तो पहला लाइन है कि पहेली एंड भूजो वेंट टू देयर अंकल्स हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। गर्मी की समर वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी। तो समर वेकेशन में अर्थात गर्मी की छुट्टी में जो भूजो और पहेली है ना, वो जाते हैं कहाँ पे, अपने अंकल के घर जाते हैं। अब देखिए कि देयर अंकल ये फार्मर, उसके जो चाचा जी है, अंकल जी है, एक फार्मर है। और वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी, सीकल, सवेल, प्लाव। तो ये सब जो कुछ है औजार है, टूल्स मतलब औजार, खुरपी हो गया, सीकल हो गया, सवेल हो गया, प्लाव, ये सब हल सब हो गया, खुरपी सब हो गया, ईटीसी इन द फील्ड, खेत में उसने इन सारे चीज़ों को देखा। अब ये लड़का जानता है, ये जानना चाहता है कि आई वांट टू नो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वेयर एंड द हाउ वी यूज दी टूल्स, जो टूल्स है इसका यूज हम कैसे करते हैं। तो ये लड़का को जानने की इच्छा हुई कि टूल्स के बारे में, खुरपी के बारे में, सीकल के बारे में, सवेल के बारे में और प्लाव के बारे में। तो चलिए आगे देखते हैं क्या बोलता है लाइन। यहाँ से देखिए कि यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग, सर इसको बड़ा कर देते हैं ना तो बेस्ट रहेगा, थोड़ा बड़ा करने के बाद ये ठीक है ना। चलिए, तो यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हम जानते हैं कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको फूड की आवश्यकता होती है। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ, प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। देमसेल्फ का मतलब होता है खुद, अपने आप बना लेना, तो प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। कैन वी रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ऑन फूड, क्या आपको रिकॉल है क्या तुमने क्लास 7 में पढ़ा था कि जो ग्रीन प्लांट्स होते थे, जो ग्रीन प्लांट है खुद ब खुद अपना भोजन तैयार करता था और उसी को बोलते थे फोटोसिंथेसिस, है ना। तो ये आपको क्या याद होगा। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ऑन फूड, जो एनिमल्स हो गया और ह्यूमन्स हो गया ना, मानव और जानवर अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है। शो इसीलिए वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, अर्थात जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स में ह्यूमन भी आ जाता है, जो अपना लोग गाय भैंस देखते हैं वो भी आ जाता है। ये बोलता है कि अपना फूड जो है ना कहाँ से प्राप्त करेंगे। बात सीधी सी, अपना लोग अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करेंगे, या तो प्लांट का यूज़ करेंगे, या तो प्लांट का यूज़ करेंगे या फिर एनिमल का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए प्लांट में जो अपना लोग रोटी खाते हैं, उसके बाद चावल भात खाते हैं ना, बहुत सारी चीज़ खाते हैं, तो मेरा प्लांट का यूज़ करते हैं, सब्जी ये सब प्लांट हो गया। एनिमल में देखिए जैसे अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, दूध खाते हैं, ये सारा मेरा एनिमल प्रोडक्ट हो गया। या तो अपना लोग प्लांट प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं या एनिमल प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बट के पास से स्टार्ट करते हैं कि बट फर्स्ट ऑफ ऑल वे डू वी हैव टू ईट फूड। तो पहली बात ये बोलता है कि अब भोजन लेने से पहले ये बताना पड़ेगा कि आखिर अपना लोग भोजन लेते हैं क्यों है, यही तो बोल रहा है ना कि वे डू वी हैव टू ईट फूड, अपना लोग फूड क्यों कंज्यूम करते हैं, फूड क्यों लेते हैं। तो सीधी सी बात है, अपना लोग कोई भी वर्क करते हैं और वर्क करने के लिए क्या आवश्यकता है, तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए अपना लोग क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो यू ऑलरेडी नो दैट, कि तुम पहले ही बात जान चुके हो कि एनर्जी फ्रॉम द फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म
फॉर कैरिंग आउट देयर वेरियस बॉडी फंक्शन, है ना। बहुत सारे बॉडी फंक्शन के लिए ऑर्गेनिज्म की क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। जैसे कौन सा है, डाइजेशन हो गया, रिस्पिरेशन हो गया। डाइजेशन मतलब पचाना, भोजन पचाने वाला प्रोसेस को डाइजेशन कहा जाता है। रिस्पिरेशन वही सांस लेना छोड़ना। एंड द एग्क्रीशन जो एक्स्ट्रा जो मेरा जो मतलब कि मल चीज़ बन जाता है ना, जो लास्टली फूड के डाइजेशन के लास्ट अंतिम में जो बनता है उसी को बाहर करना, वो प्रोसेस कहलाता है एग्क्रीशन हो गया। तो वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल और बोथ। तो बोलते हैं अपना लोग जो फूड लेते हैं या तो प्लांट से लेते हैं या एनिमल से लेते हैं या दोनों से लेते हैं। जैसे यदि मैं अपना लोग का बात करते हैं मतलब आदमी का बात करते हैं कि प्लांट का भी यूज करता है और एनिमल का भी यूज करता है। यदि शेर का बात करते हैं तो शेर सिर्फ एनिमल का यूज करेगा, है ना। यदि मैं बात करता हूँ बकरी का बात करता हूँ, गाय भैंस का बात करता हूँ, तो वो सिर्फ प्लांट का ही यूज करेगा, है ना। अपना लोग दोनों का यूज करेंगे। चलिए अगला लाइन क्या बोलता है। अच्छा ये फिर से ये क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, इसका क्वेश्चन देखिए कि सिंस वी ऑल नीड फूड, हमको पता है कि अपना लोग को क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो बोलता है कि इतना देश में इतने सारे बहुत सारे जनसंख्या है, इतना जनसंख्या है, तो इसके लिए फूड कैसे, मतलब कि इसके लिए फूड इतना मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए फूड कैसे प्रोवाइड होगा। तो इसके बारे में चलिए देखते। इसी को तो बोला था जब फूड का मैनेजमेंट करेंगे सही से तब तो फूड सही से प्रत्येक आदमी तक पहुंच पाएगा। मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि फूड प्रोडक्शन के बाद उसका सही से सुखाएंगे, फिर उसका सही से भंडारण करेंगे मतलब स्टोरेज करेंगे, तब वो लंबा समय तक टिक पाएगा और जिससे देश के सारे व्यक्ति उसका यूज कर सकता है। तो चलिए आगे लाइन पढ़ते हैं। अच्छा आगे लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ या आगे लाइन यहाँ से स्टार्ट हुआ है। चलिए अब ये पहली क्या बोल रही है कि फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल। ये पहली उसको लड़का को बता रहा है वो जो कि जो फूड है ना लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन होता है और इसीलिए हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति तक भोजन पहुंच जाएगा। अब इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। बोलता है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को फूड पहुंचाने के लिए, लार्ज पॉपुलेशन को भोजन देने के लिए क्या होना चाहिए कि रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, मतलब लगातार उत्पादन होगा तब तो पहुंच पाएगा ना। प्रॉपर उसका मैनेजमेंट होना चाहिए। प्रॉपर मैनेजमेंट का मतलब हुआ कि सही से उसका कटाई होना चाहिए, सही से फिर उसको मतलब कि सुखाना चाहिए, सही से उसका स्टोरेज करना चाहिए। एंड द डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी, मतलब उसका सही से जो बंटवारा होना चाहिए ना, प्रत्येक आदमी में बराबर बराबर बंटना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो एक के पास बहुत ज़्यादा हो जाएगा और किसी के पास खाने के लिए भोजन ही नहीं रहेगा। इसीलिए देखते हैं गाँव घर में या मार्केट में भी कोटा में जो है ना सबको प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से मिलता है। जो आदमी की जनसंख्या जितना, जिसके फैमिली में जितना ज़्यादा जनसंख्या होता है उसको उतना ज़्यादा अनाज मिलता है। अब देखिए 1.1 में पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब खेती करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, है ना। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में थोड़ा पढ़ते हैं। क्या बोलता है कि टिल 10,000 BC, तो 10,000 साल पहले बोलता है कि पीपल वेयर नोमेडिक, मतलब क्या था, घुमंतु था। घुमंतु समझ रहे हो, नोमेडिक था मतलब आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों वहाँ। यदि आदमी इस प्रकार से रहेगा, कल परसों यदि अपना जगह बदलते रहेगा तो वो खेती नहीं कर पाएगा, क्योंकि खेती करने के लिए हमको एक जगह कम से कम 4 महीना रहना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक फसल का समय होता है 4 महीना का। नहीं बोल रहा है कि टिल 10,000 BC पीपल वेयर नोमेडिक, आदमी नोमेडिक था मतलब घुमंतु था, कल यहाँ परसों वहाँ। दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वांडरिंग का मतलब तो घूमते रहना, बुखाते रहना, तो दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वे जो फूड मतलब भोजन और शेल्टर मतलब आवास, उसको आवास क्या चाहिए, तो आवास वो गुफा में रहते थे, वृक्ष पर रहते थे, तो फूड और शेल्टर की खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट एंड द वेजिटेबल, रॉ मतलब होता कच्चा, तो दे एट उसने खाया, क्या खाया, तो रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स एंड दे स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। उसने किसका यूज़ किया, तो कच्चे फ्रूट का प्रयोग किया, कच्चे सब्जी का प्रयोग किया। एंड द स्टार्टेड और शुरू किया, क्या शुरू किया, तो हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड, और जानवर को मार के खाना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए, तो भोजन के लिए उन्होंने जानवर को ही मार के खाना स्टार्ट कर दिया। और ये जो मार के खाता तो वो भी कच्चा ही खाता था। और लेटर बाद में दे कुड कल्टिवेट लैंड, और धीरे धीरे उसने क्या किया जी, मतलब उसने खेती करना शुरू किया। एंड प्रोड्यूस क्या सब पैदा किया, तो राइस, व्हीट एंड द अदर क्रॉप्स। 10 बाद बॉर्न एग्रीकल्चर, और इस प्रकार किसका जन्म हुआ, तो एग्रीकल्चर का जन्म अर्थात खेती बाड़ी स्टार्ट हुआ। ओके, यहाँ तक समझ आ रहा है। उसके बाद देखते हैं कि अब ये देखिए, ये तो रट लीजिएगा कि क्रॉप का यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल
इट इज कॉल्ड क्रॉप। अभी तभी से क्रॉप के ही तो बारे में पढ़ रहे हैं ना। अब क्रॉप का डिफिनेशन देख लीजिए कि व्हेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड, यदि एक ही जैसन प्लांट, सेम तरह का प्लांट, व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट ए वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, एक ही जगह पे लार्ज स्केल पे सिर्फ एक ही प्रकार का प्लांट लगा हुआ हो तो उसी को क्रॉप कहा जाता है। जैसे आप लोग गांव गए होंगे तो देखते हो कि गेहूँ तो गेहूँ बहुत, मतलब कि बहुत सारे खेत में गेहूँ ही गेहूँ होता है। यदि मकई देखते हैं तो बहुत सारे खेत में मकई होता है, मैज ही होता है। तो मतलब वो क्या है, मेरा क्रॉप है ना। यदि मान लो थोड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल देखिए कि क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट द ऑल प्लांट्स ग्राउंड इन द फील्ड आर दैट ऑफ द व्हीट, मतलब उस खेत में जो भी पौधा है ना वो सभी गेहूं का ही पौधा है। अब यहाँ पे देखिए कि यू ऑलरेडी नो दैट, तुम जानते हो कि क्रॉप्स आर ऑफ द डिफरेंट टाइप लाइक सीरियल, वेजिटेबल्स एंड द फ्रूट। अब ये क्रॉप भी कई टाइप के होते हैं। क्रॉप में देखिए सभी चीज़ें आ जाएगा, जैसे कि सीरियल्स मतलब अनाज है, जैसे गेहूँ, चावल, मक्की, ये सीरियल्स में आ गया, अनाज आ गया। वेजिटेबल्स सब्जी आ गया है ना, और फ्रूट्स फल आ गया। दीज कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ऑफ देयर सीजन ऑफ द सीजन इन व्हिच दे ग्राउंड। इसको जो क्लासीफाई किया गया है, इसका जो बंटवारा किया गया किस बेसिस पे, तो वो कौन सा फसल किस सीजन में उगता है, मतलब किस मौसम में होता है, उस बेसिस पे उसको मतलब उसको बांटा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कि इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है वेरी, वेरी का मतलब बहुत नहीं होती, वेरी का मतलब होता है बदलते रहना। तो बोलते हैं इंडिया वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। उसका जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ना, जैसे टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब क्या, और रेनफॉल मतलब बारिश हो गया, वेरी मतलब बदलते रहता है, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, मतलब एक जगह से एक एरिया से दूसरे एरिया में जाएंगे ना तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ और रहेगा, वहाँ का ह्यूमिडिटी कुछ और रहेगा, और वहाँ का बारिश की मात्रा कुछ और रहेगा। यदि मैं बात करता हूँ कि उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ का टेम्परेचर देखिए माइनस में चला जाता है, और वही टेम्परेचर से जैसे मान के चलते कि अभी जो ये मौसम चल रहा है ना, जैसे आज है मेरा 5 मार्च है। अभी 5 मार्च का मैं 11 बजे रात्रि में मैं ये वीडियो को मतलब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो अभी यदि लद्दाख का टेम्परेचर, जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर देखिएगा तो माइनस में टेम्परेचर है। यदि मैं देखता हूँ यही टेम्परेचर केरल, तमिलनाडु का, तो प्लस में टेम्परेचर होगा, कम से कम +20 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे है गर्मी, इधर है ठंडी। तो अब इधर गर्मी में गर्मी जैसे फसल का बुआई होगा, और ठंडी में ठंडी जैसे फसल का बुआई होगा, है ना। सब जगह अपना अपना अलग अलग टेम्परेचर होते हैं। रेनफॉल देखिए, यूँ ही देखिएगा तो अभी मासिनरा में बारिश हो रहा होगा, है ना। कहीं पे राजस्थान के देखिए थार रेगिस्तान में कभी बारिश होता ही नहीं है। यही कहने का मतलब है कि हमारा देश बहुत बड़ा है ना, तो इसीलिए क्या होता है कि वहाँ का टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या हुआ, ह्यूमिडिटी वो बोलते हैं कि जैसे मेरे पास एटमॉस्फेयर है ना, तो एटमॉस्फेयर में जो पानी की मात्रा मौजूद है, वाटर की मात्रा जो मौजूद है, उसी को ह्यूमिडिटी कहा जाता है ना। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। एक बार फिर से, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। अब देखिए ये तो बता दिए। अकॉर्डिंगली देयर इज ए रीच। अब रीच के बाद मैं इसको छोटा करता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। रीच के बाद मेरा पेज यहाँ से इक्वना से, देखिए मेरा रीच तक बढ़े था ना, यहाँ से रीच तक, रीच के बाद यहाँ से स्टार्ट हुआ है ना। चलिए तो इसको करते थोड़ा जूम करिए, पढ़ लेते हैं, आसानी होगा देखने में अपना लोग। ओके चलिए जूम हो चुका है, स्टार्ट करते हैं। कि वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्राउंड इन डिफरेंट ऑफ द कंट्री, इसीलिए हमारे देश में क्या है कि अलग अलग जगह का टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग जगह पे अलग अलग समय में अलग अलग, मतलब कि एटमॉस्फेयर है अलग अलग, मेरा क्या है उसको क्या बोलते हैं कि बारिश का मात्रा भी अलग अलग होता है। तो इसीलिए हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के क्या मिलते हैं, तो क्रॉप्स मिलते हैं। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, इसके बावजूद भी क्या होता है कि टू बोर्ड्स क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड। जनरली जितना भी क्रॉप्स है इंडिया में, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक जो खरीफ तो पता है, जो खरीफ, तो दूसरा क्या आ जाएगा, तो रबी आ जाएगा, दूसरा रबी। देख ना, ये मेरा खरीफ हो गया, 2 नंबर पे रबी हो गया। तो खरीफ के बारे में आपको आसानी से मतलब पूरा ही मालूम होगा। जब ये खरीफ क्रॉप्स का बात आएगा तो क्या बोलते हैं, ये बारिश के मौसम में होता है। बारिश किस मौसम में होता है, तो किस मौसम, यह थोड़ा पढ़ते हैं कि द क्रॉप्स व्हिच आर सोन इन द रेनी सीजन, इसको किस सीजन में बोते हैं, तो रेनी सीजन में, बारिश के मौसम में इसको बोने का काम करते हैं, आर कॉल्ड द खरीफ क्रॉप्स। द रेनी सीजन इन इंडिया जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर, इंडिया में जो रेनी सीजन होता है ना,
जून से लेके सितंबर तक होता है। कि पैडी मतलब मकई, पैडी मतलब धान, सॉरी पैडी मतलब धान हो गया, मेज मतलब मकई हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया। अच्छा सोयाबीन तो खाते हैं, सोयाबीन एक्चुअली जो सोयाबीन अपना लोग खाते हैं ना, ये ओरिजिनल सोयाबीन होता नहीं। जिस प्रकार देखते हैं कि गन्ना का जूस पीते हैं, वो सिट्ठी निकल जाता है ना, वो प्लांट का सिट्ठी वो वाला, उसी प्रकार से सोयाबीन भी होता है। इसको जो है ना पेर करके, है ना, इसका तो तेल अलग किया जाता है, जो सिट्ठी बच जाता है ना, जो इसका अपशिष्ट बन जाता है, उसी को अपना लोग खाते हैं सब्जी में डाल के। तो वो वाला ओरिजिनल सोयाबीन एक्चुअली अपना लोग खाते नहीं है। उसके बाद देखिए ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का मतलब होता है मूंगफली, जिसको गाँव में चिनिया बादाम कहा जाता है। एंड कॉटन, कॉटन जिससे क्या बनता है, सूती कपड़ा बनता है। और कॉटन सबसे ज़्यादा होता है कहाँ, महाराष्ट्र में होता है। एमएच का मतलब महाराष्ट्र। और ये कॉटन होने के लिए कौन सा मिट्टी चाहिए, तो इसके लिए हमको चाहिए काली मिट्टी, मतलब ब्लैक सॉइल चाहिए। ओके। और द खरीफ फसल, तो ये जब एग्जाम्पल में अभी हम बोले कि क्या सब बोले, एग्जाम्पल याद रखिएगा कि कब से कब होता है, जून से लेकर सितंबर तक बोया जाता है। और पेडी मतलब धान हो गया, मेज मतलब मकई हो गया, सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट मतलब मूंगफली हो गया। एंड द कॉटन आर द रबी खरीफ क्रॉप्स, ये सब मेरा क्या है, खरीफ क्रॉप है। अब देखते हैं रबी के बारे में, देखते हैं रबी क्रॉप। देखिए दी क्रॉप्स ग्राउंड इन द विंटर सीजन, ठंडी मौसम में होता है, अक्टूबर टू मार्च, मतलब कि अक्टूबर में बोएंगे और मार्च में इसको काट लेंगे। दीज आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स, इसको रबी क्रॉप्स बोलेंगे। एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स, व्हीट गेहूँ हो गया, ग्राम मतलब चना हो गया, और पी मतलब मटर हो गया, मस्टर्ड एंड द लिनसीड, मस्टर्ड का मतलब क्या हो गया, सरसों का तेल। और लिनसीड, लिनसीड को बोलते हैं तीसी, लिनसीड क्या बोलते हैं, तीसी, तीसी आप लोगों के दिमाग से निकल गया होगा। अच्छा चिकना तो बहुत लड़का जानते होंगे, बहुत स्टूडेंट जानते होंगे चिकना के बारे में, जो गांव से थोड़ा सा ही बिलोंग्स करते हैं। चिकना, चिकना का सब्जी में दिया जाता है, कद्दू में दिया जाता है, उसके बाद चिकना कटहल की सब्जी में दिया जाता है। चिकना वैसे भी रोटी पे भी लेके मतलब कि खाते थे, हम लोग खाते थे बच्चे में, है ना। ये चिकना हो गया, चिकना का तेल बनता है। चिकना क्या होता है, चिकना का तेल बनता है ना, चिकना और बहुत सारे खाने वाला भी चीज़ बनता है ना, तो ये हो गया चिकना। तो लिनसीड मतलब चिकना। तो ये सब किसका एग्जाम्पल था, तो रबी क्रॉप्स का एग्जाम्पल था। बिसाइड दीज पल्सेस एंड द वेजिटेबल्स आर ग्राउंड ड्यूरिंग द समर एट मेनी प्लेसेस, और बहुत सारे जगह पे समर के सीजन में पल्सेस मतलब दाल होता है और वेजिटेबल्स होता है ना। जैसे गर्मी के मौसम क्या होता है, कद्दू बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, कद्दू के बाद क्या, तो झींगा होता है ना, तो बहुत सारे सब्जी भी होता है, ककड़ी होता है, खीरा, देखिए खीरा सब होता है, और बहुत सारे दाल भी होता है। तो ये सब हो गया। अब देखते हैं कि बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। अब देखिए किस प्रकार से क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, इसकी बेसिक प्रैक्टिस के लिए क्या सब चीज़ें चाहिए। अभी इसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आया, पहले इसका दिमाग का क्वेश्चन को सुनते हैं। कि हे पेडी कैन नॉट ग्रोन इन द विंटर सीजन, ये लड़का बोल रहा है कि जो धान है ना, धान विंटर सीजन में क्यों नहीं कर सकते हैं, ठंडी के मौसम में। दोस्तों क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि हमको धान के लिए क्या चाहिए, पेडी के लिए हमको क्या चाहिए, कि बहुत ज़्यादा इसमें क्या चाहिए, रेन चाहिए, बारिश चाहिए। और बारिश मतलब सीधा सीधी ये समझिए कि धान की फसल के लिए हमको क्या चाहिए, पानी की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, वाटर चाहिए। और वाटर ठंडी के मौसम में अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ठंडी के मौसम में क्या नहीं होता है, तो वर्षा नहीं होता है। इसीलिए धान को वर्षा के मौसम में ही किया जाता है, बल्कि विंटर सीजन में नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। ये लड़की इसका देखिए क्या आंसर दे रही हैं, पहली इसके आंसर क्या दे रही हैं कि पेडी रिक्वायर लॉट वाटर, और पेडी को मतलब धान को क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। देयरफॉर इट इज ग्राउंड ओनली इन द रेनी सीजन, और इसीलिए धान को सिर्फ रेनी सीजन मतलब क्या, बारिश के मौसम में ही बोया जा सकता है। तो ये लड़की इसका जवाब कितना सुंदर दे दी। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, तो जूम कर लेते हैं, सही रहेगा। कि कल्टीवेशन, कल्टीवेशन का मतलब वही खेती बाड़ी को बोलते हैं कल्टीवेशन। कल्टीवेशन का मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा बातें नहीं होता है। तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द फार्मर्स, फार्मर्स के द्वारा बहुत सारे एक्टिविटी किया जाता है। आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मतलब पूरा समय, मतलब एक फसल बोने के पूरा समय बहुत सारी एक्टिविटी। अच्छा बहुत सारी एक्टिविटी आप लोग माने, बहुत सारी एक्टिविटी के बारे में आप लोग भी जानते हो, थोड़ा सा यदि गाँव से यदि बिलोंग्स करते होंगे ना, तो जानते हो कि पहले क्या करते हैं किसान लोग, खेत को पहले जोतते हैं, खेत को पहले क्या करेंगे, जोतते हैं, फिर उसमें जोतने के बाद क्या करते हैं, उसमें बीज को बोते हैं, क्या करते हैं, बीज बोते हैं, फिर इसको पटाते हैं, मतलब क्या, सिंचाई करते हैं ना। सिंचाई करने के बाद उसमें खाद डालते हैं, खाद डालने के बाद उसमें खरपतवार भी बड़ा हो जाता है, फिर खरपतवार को हटाते हैं, और खरपतवार यदि हटा दिए फिर क्या करेंगे, बड़ा हो जाता है, फिर उसको काटते हैं जी, काटने के बाद घर पे लाते हैं,
उसके बाद थ्रेसरिंग करते हैं, मतलब कि दौनी बोलता है करना, थ्रेसरिंग करना, थ्रेसर में देके थ्रेसरिंग किया जाता है। फिर जो फसल निकलता है फिर उसको क्या करते हैं जी, सुखाते हैं, और सुखाने के बाद क्या करते हैं, अपना अपना जो बड़ा बड़ा वो ड्राम होता है उसमें रखते हैं, जिसको कोठी गाँव में बोलते हैं, उसमें रखा जाता है। इतना प्रोसेस तो अपना लोग को भी पता है कि पहले क्या करेंगे कि खेत को जोतेंगे, पहले जोतेंगे, फिर इसमें बुआई करेंगे, फिर उसको पटा देंगे मतलब सिंचाई करेंगे, और सिंचाई करने के बाद उसमें मैन्योर मतलब खाद का यूज करेंगे, और खाद का यूज करने के बाद क्या होगा, उसमें खरपतवार भी हो जाएगा तो उसको भी निकालना पड़ेगा। फिर वो उसका कटाई करेंगे पक जाने के बाद, फिर उसका थ्रेसरिंग करेंगे, बड़ा हो जाएगा तो थ्रेसरिंग करने के बाद उसको सुखा के फिर उसका स्टोरेज कर लेंगे, अपना अपना जो बड़ा बड़ा वो ड्राम होता है उसमें कर लेंगे। चलिए इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, नहीं तो अपना लोकल दिमाग में जो बात आया वो बात मैंने बोल दिया, आप लोग के भी दिमाग में इसी प्रकार से बात आया होगा। चलिए लिखा हुआ है कि यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटी आर सिमिलर टू दोज कैरी आउट बाय गार्डनर। बोलता है किसान भी वो सारी एक्टिविटी करते हैं जो गार्डनर करता है। गार्डनर का मतलब माली होता है, जो पौधों को लगाता है ना, मतलब कि जो वो फूल सब का करता है। और इवन बाय यू हैन यू ग्रो ऑर्नामेंटल प्लांट्स योर हाउस। जब आपने कभी अपने घर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाए होंगे ना, ऑर्नामेंटल प्लांट का मतलब होता है सजावटी पौधे। जब आपने कभी अपने घर में सजावटी पौधे लगाया होगा तो उसमें बहुत सारे आपने भी एक्टिविटी किया होगा। इसी प्रकार की एक्टिविटी को किसान भी करते हैं, जो वो अपना खेतों में क्रॉप्स लगाते हैं। तो चलिए दिस एक्टिविटी और द टास्क आर रिफर्ड। अब इस पेज में आ जाते हैं, है ना। चलिए आ जाओ पेज, आ जाओ, और यहाँ से आ चुका है ना। मैं करता हूँ थोड़ा इसको जूम ताकि देखने में होगा आसानी। तो चलिए एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस व्हिच आर लिसन बिलो। अच्छा किस में क्या सब करेंगे वो दिया गया, मैं पूरा एक बार में जैसे मेरा आ जाए। हाँ इतना तक है ना, स्टोरेज तक है। चलिए देखिए इसमें जो 7 गो पट्टी दिया, 7 गो इसमें पॉइंट दिया हुआ है। तो 7 पॉइंट अपना लोग इससे पहले जिक्र किए हैं। पहला मेरा क्या है कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल। पहले क्या करेंगे, खेत को हम तैयार करेंगे। तैयार करने का मतलब ये हुआ कि खेत क्या करेंगे, जुताई करेंगे, प्लाउइंग करेंगे। प्लाउइंग का मतलब क्या होता है, खेत का जुताई करना। अतः दिमाग लगे जुताई किसके द्वारा करते हैं, या तो हल के द्वारा भी करते हैं जुताई, या ट्रैक्टर के द्वारा भी जुताई करते हैं। तो आजकल तो हल का जो है ना ज़माना चला गया, अब तो ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होता है। तो पहले क्या कर लिए, तो प्रिपरेशन ऑफ सोयल को तैयार कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, सोइंग। सोइंग का मतलब होता है बीज को बोना, तो सोइंग करेंगे। और तीसरा नंबर में क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र। मैन्योर का यूज करेंगे और फर्टिलाइज़र का यूज करेंगे। दोस्तों मैन्योर और फर्टिलाइज़र में बहुत बार कन्फ्यूज हो जाता है। तो मैन्योर को बोलते हैं जो मेरा ऑर्गेनिक खाद होता है वो मेरा मैन्योर में आ जाएगा, और फर्टिलाइज़र में क्या आ जाएगा, जो मेरा ऑर्गेनिक, इसमें ऑर्गेनिक की मात्रा बहुत कम होता है। उसके बाद चलिए 4 इरीगेशन करेंगे। इरीगेशन का मतलब क्या होता है, सिंचाई करना। क्या होता है, सिंचाई करना होता है। गाँव घर में इसको बोलता है पटाना, जो बोलते हैं खेत को पटा दो, इसी को पटा दो, तो वो होता है ना इरीगेशन हो गया। 5 में क्या करेंगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम द वीड्स। वीड्स का मतलब होता है खरपतवार से भी इसका सुरक्षा करेंगे, इसीलिए खरपतवार नाशी का भी यूज़ करते हैं ना। और 6 में क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, फसल को काटना और तैयारी करना क्या कहलाता है, ये सब हार्वेस्टिंग में आ जाएगा, है ना। फसल को काट के तैयारी करना हार्वेस्टिंग हो जाएगा। और 7 नंबर पर आ जाएगा स्टोरेज। और आप दिमाग लगा लीजिए कि स्टोरेज करने से पहले क्या करते हैं कि फसल को सुखाते हैं। यदि आप लोग गाँव से बिलोंग करते होंगे, यदि कोई खेती करते होंगे, देखे होंगे जब फसल आता है ना तब थ्रेशरिंग हो जाता है तो उसके आंगन में या दरवाजे पर उसको पहले उसमें धूप लगाया जाता है, सुखाया जाता है, उसके बाद उसका स्टोरेज किया जाता है। तो प्रत्येक पॉइंट के बारे में इस बुक में डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। आशा करूँगा कि वो पॉइंट आप लोग सही से समझ जाए। यदि आप लोग को कोई पॉइंट में कोई भी दिक्कत होगा तो कॉमेंट में जाके और उसको लिखिए। मैं इसको यदि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो फिर मैं उसको उसमें ऐड कर दूंगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। यदि अच्छा लगेगा तो मैं फिर आगे वीडियो बनाऊंगा, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो। यदि आपको ये वीडियो सही नहीं लगेगा तो फिर मैं आगे से वीडियो बनाना बंद कर दूंगा इसको। तो चलिए आगे वाला पॉइंट देखते हैं। पॉइंट 1.3 है कि प्रिपरेशन ऑफ सोयल का किस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे। अब देखिए, द प्रिपरेशन ऑफ सोयल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले का पहला स्टेप क्या है कि सोयल को तैयार करना, है ना। वंस ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सोयल एंड द लूज इट। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि टर्न का मतलब क्या होता है। आप लोग सुन क्या होगा कि यहाँ पे आगे में टर्न है, टर्न का मतलब क्या, मोड़। लेकिन यहाँ पे मोड़ नहीं है, यहाँ पे टर्न का मतलब क्या होता है, पलटना। टर्न का मतलब
पलटना। जैसे मान यदि अपना लोग सॉइल क्या करेंगे, यदि मतलब खेत को जोतते हैं तो क्या करता है कि पलटता है मिट्टी को, अंदर वाला मिट्टी को ला के ऊपर कर देता है, ऊपर वाला अंदर चला जाता है और अंदर वाला बाहर आ जाता है। तो यही लिखा है। और उसके बाद मेरा मिट्टी क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, मतलब ढीला हो जाता है। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, मतलब पता चल जाएगा कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क, मतलब पहला जो टास्क है इन एग्रीकल्चर का जो पहला टास्क है, ई टू टर्न द सॉइल एंड द लूज इट। सॉइल को क्या करते हैं, मतलब मिट्टी को क्या करते हैं कि टर्न द सॉइल को टर्न करते हैं ना, उलटते पुलटते हैं, एंड द लूज इन इट, और इस वजह से ये क्या होता है, लूज हो जाता है, मतलब टूट फूट के हुए ढीला ढीला हो जाता है। दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, और इसकी वजह से क्या होगा, जो मेरा रूट है ना, प्लांट का रूट है, वो आसानी से इसको छिद्र करके, इसको पेनिट्रेट मतलब छिद्र करके, इस मिट्टी को छिद्र करके अंदर तक चला जाएगा। अंदर तक जाने के बाद उसको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, है ना, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, वाटर मिलेगा। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ। अच्छा, इससे आगे करके तब पढ़ते हैं। देखिए, द लूज सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। अब ये क्या बोलता है, द लूज सॉइल, तो सॉइल को लूज कर चुके हैं ना, जुताई करने के बाद जो मेरा सॉइल लूज हो चुका है, अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली, और जो रूट को है आसानी से सांस लेने में, ब्रीथ करने में वो आसान उसको होता है। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, वेयर डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजिली। ये बोलता है जब सॉइल को लूज कर देते हैं ना, जब वो सॉइल को ढीला कर देते हैं, तो उसको रूट को ब्रीथ करने में आसानी क्यों होता है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द लूजेंट सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म। जो मेरा लूज सॉइल होता है ना, लूज सॉइल का मतलब जो सॉइल पूरा नॉर्मल होता है ना, वो क्या करेगा कि अर्थवर्म के ग्रोथ को वो हेल्प करेगा। अर्थवर्म का मतलब क्या होता है, केचुआ होता है, और गाँव में हम लोग बोलते थे, बच्चा लोग इसको बोलते थे चाली बोलते हैं गाँव में। अर्थवर्म का मतलब क्या होता है, केचुआ होते हैं। एंड द मैक्रोवेव्स प्रेजेंट इन द सॉइल, यदि मेरा सॉइल लूज है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा कि अर्थवर्म और मैक्रोवेव्स जो सॉइल में प्रेजेंट है ना, वो ग्रोथ करेगा, वो वृद्धि करेगा, उसकी संख्या बढ़ेगा। और दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना मेरा, जैसे अर्थवर्म हो गया, मैक्रोवेव्स हो गया, ये फार्मर का क्या है जी, ये फार्मर का फ्रेंड्स है, किसान का दोस्त है। इसीलिए कहा जाता है कि किसान का मित्र किसको बोलते हैं, तो वो अर्थवर्म को बोलते हैं, केचुआ को बोलते हैं, ये किसान का मित्र है। तो द ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड द लूजन द सॉइल एंड एड ह्यूमस टू ईट। और ये क्या करते रहते हैं कि सॉइल को टर्न करते रहते हैं, उलट पुलट करते रहते हैं, साथ ही साथ वो सॉइल को लूज करते हैं और इसमें ह्यूमस की मात्रा को ऐड करता है। बट वे द सॉइल नीड टू बी टर्न एंड द लूजन, अब बोलता है कि सॉइल को वे द सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड द लूज, सॉइल को जो टर्न करना और लूज करना क्यों आवश्यक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। आपने पहले क्लास में पढ़ा है कि सॉइल क्या रखता है, कि सॉइल के पास क्या होता है कि मिनरल्स होता है, वाटर होता है, एयर होता है, एंड द सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में, यह बात आपको पता। अच्छा, मिनरल आप लोग पढ़े हैं, वाटर पढ़े, अच्छा एयर होता है, इसको कैसे पता करेंगे। दोस्तों आपको क्या करना है कि एक मुट्ठी क्या करना है कि मिट्टी ले लेना है, और एक मुट्ठी मिट्टी लेके एक बाल्टी पानी में मिट्टी को हम दे देंगे। आप देखिएगा कि मिट्टी से ना क्या बोलते हैं, बबल्स निकलता है, मतलब क्या गुब्बारे जैसे बबल्स, मतलब बुदबुदा छोड़ता है। वो एक्चुअली जो बुदबुदा छोड़ रहा होता है ना, वो उसका हवा बाहर आता है, हवा बाहर आता है, और मिट्टी के उस स्थान पे पानी भर रहा होता है, इसीलिए हवा बाहर आता है। तो इससे क्या पता चलता है कि मिट्टी के अंदर क्या है, मेरा एयर है, अंदर सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड द एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय द सॉइल ऑर्गेनिज्म। और ये सॉइल ऑर्गेनिज्म है ना, ये क्या करेगा, जो डेड प्लांट्स है, मरा हुआ प्लांट, जो प्लांट मर चुका है, एंड द एनिमल्स जो उसमें मर चुका है, उसको सॉइल में वो डिकम्पोज करने का मतलब, डिकम्पोज मतलब उसको मिलाने का काम करता है। डिकम्पोज के एक साधारण एग्जांपल देते हैं कि कभी कभार आप लोग देखते होंगे क्या कि सड़क के किनारे कोई कुत्ता मरा हुआ है। आज आपने देखा ना, यदि आप जाइएगा 10 दिन के बाद, तो वो कुत्ता जो है ना मिट्टी में मिल गया। आखिर वो कुत्ता गया कहाँ, वो मिट्टी में मिल चुका है, और उसको मिट्टी में मिलाने का जो काम किया है ना, यही जो मेरे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था ना, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, मैक्रो ऑर्गेनिज्म था, छोटे छोटे जीव जंतु था, वो उसको मिट्टी में मिलाने का काम किया, उसी को बोलते डिकम्पोज कर देना, है ना। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। क्योंकि जो
डेड ऑर्गेनिज्म होता है ना, मरे हुए जीव जंतु होते हैं, उससे बहुत सारे मिनरल्स मतलब बहुत सारे उससे न्यूट्रिएंट्स निकल के किस में चला जाता है, मिट्टी में चला जाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। यहाँ देखिए कि दी न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब बाय प्लांट और जो न्यूट्रिएंट्स है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो न्यूट्रिएंट्स था वो किस में चला गया, तो प्लांट में चला गया और प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लिया। सीन सतह ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। बोलता है कि जो मेरे पास सॉइल है ना, सॉइल के सिर्फ कुछ ही सेंटीमीटर में, वो जिक्र करता हूँ कि लगभग 2-3 सेंटीमीटर, बस 2-3 सेंटीमीटर तक ही जो ऊपर वाला पोर्शन होता है, मिट्टी का जो ऊपर वाला लेयर होता है, टॉप लेयर होता है, उसी में ये मेरा जो है ना प्लांट सही से ग्रोथ कर पाएगा, क्योंकि उसी में मेरा मिनरल्स मिला हुआ होता है। टर्निंग एंड द लूजनिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सॉरी जो सॉइल के ऊपर वाला पोर्शन होता है, टॉप पोर्शन होता है ना, वो मेरा न्यूट्रिएंट्स से रिच होता है, मतलब उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो दैट प्लांट कैन यूज दी न्यूट्रिएंट्स, अतः प्लांट इस न्यूट्रिएंट्स का यूज करेगा। 10 के बाद कहाँ से स्टार्ट होगा, 10 के बाद यहाँ से 10, 1 मिनट थोड़ा छोटा करने तक कट जाएगा। 10 टर्निंग एंड द लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, तो क्रॉप्स के लिए जो मेरा टर्निंग और लूजनिंग ऑफ सॉइल है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल है टिलिंग और प्लॉइंग का। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड द टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लॉइंग, है ना, वो सा प्रोसेस जिसमें क्या करते हैं कि सॉइल को अपना लोग लूजिंग करते हैं, मतलब ढीला ढाला करता है, टर्निंग मतलब क्या, उसको पलटते हैं, और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, टिलिंग और प्लॉइंग कहलाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं हल जोतना कहलाता है ना। अब देखिए किसके द्वारा, दिस इज डाउन बाय यूजिंग ए प्लाव आर मेड ऑफ द वुड एंड द आयरन। ये जो प्लॉइंग होता है ना, किसके द्वारा का, प्लाव के द्वारा, मतलब हल के द्वारा का। हल में देखते हैं लकड़ी का बना हुआ हल होता है, हल के आगे में एक लोहा का जो है, लोहा के जैसे हल के आगे में एक इस प्रकार के लोहा का होता है, इसको गाँव भवन में फावड़ा कहा जाता है, मतलब फाड़ कहा जाता है ना, लोहा का होता है, बहुत ही मतलब कि धारदार होता है। इफ़ द सॉइल इज वेरी ड्राई, यदि आपका खेत बहुत ही मतलब ड्राई है, सॉइल मिट्टी बहुत सूखा है, तो इट में भी नीड वाटरिंग बिफोर द प्लॉइंग, और जोतने से पहले उसको क्या करेंगे, वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग का मतलब होता है कि मिट्टी को पहले सिंचाई करेंगे, मतलब खेत को पहले पटाएंगे, जिससे उसका क्या हो जाएगा, ज़मीन थोड़ा फूल जाएगा, और इससे मेरा आसानी से हम उसको प्लॉइंग कर सकते हैं, आसानी से उसको जोत सकते हैं, यदि मेरा मिट्टी थोड़ा फूल जाएगा तो। और यहाँ पे देखिए द प्लॉड फील्ड में हैव बिग क्लैम्स ऑफ सॉइल, जो प्लॉड फील्ड में जोता हुआ खेत में क्या होता है कि बिग क्लम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, इसमें क्या होता है, बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े होते हैं, जिसको क्रम्स बोलते हैं। गाँव में क्या बोलते हैं ढल्ला बोलते हैं, मिट्टी का बड़ा बड़ा टुकड़ा क्या बोलते हैं, ढल्ला बोलते हैं ना, उसको फोड़ा जाता है बाद में। लेवलिंग क्या चौकी देते हैं ना, तो उसका लेवलिंग करना मतलब क्या होता है, वो मेरा क्रम्स टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़े में बन जाते हैं। और इट नेसेसरी टू ब्रेक दीज रम्स, ये जो क्रम्स है ना, उसको तोड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। और लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। और खेत का जो लेवलिंग चाहिए था, लेवलिंग का मतलब क्या था, खेत में चौकी देना, सुनते हो क्या, जोतने के बाद ट्रैक्टर वाला क्या करता है, या हल वाला भी चौकी दिया जाता है, वो इसी को बोलते हैं इंग्लिश में लेवलिंग करना। तो लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर द सोइंग एज वेल एज द फॉर इरीगेशन, इससे हमको इरीगेशन करने में भी आसानी होता है, ताकि यदि मेरा जो खेत लेवलिंग किया हुआ है ना, तो उसमें मेरा पानी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। लेवलिंग ऑफ द सॉइल इज डाउन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर, और ये लेवलिंग किसके द्वारा होता है, लेवलर का। लेवलर का मतलब क्या होता है, चौकी होता है। लेवलर का मतलब ये लेवलर किसका किसका हो सकता है, लकड़ी का भी हो सकता है, बांस का भी हो सकता है, जो बैल में बांस का भी हो सकता है, और साथ ही साथ मेरा कंक्रीट का भी हो सकता है, बालू सीमेंट का भी हो सकता है, और लोहा का भी हो सकता है। अब यहाँ देखिए कि समटाइम्स कभी कभी क्या होगा कि मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, कभी कभी मैन्योर को किस में ऐड करते हैं, सॉइल में ऐड करते हैं, मतलब क्या, खेत में खाद डाल देते हैं। बिफोर टिलिंग, जोतने से पहले उसमें क्या डालते हैं, खाद डाल देते हैं। दिज हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल, यदि मैंने पहले खाद डाल दिया, उसके बाद जुताई करेंगे, तो आसानी से मेरा खाद क्या होगा, प्रत्येक खेत के पार्ट मतलब कि अंदर बाहर सही से वो मिल जाएगा, मतलब मिक्स हो जाएगा, इसीलिए पहले खाद भी डाल देते कभी कभार। द सॉइल इज मॉइस्टेंड बिफोर द सोइंग, है ना,
जिससे क्या होगा कि द सोइल इज मॉइस्टेन, मतलब क्या मॉइस्टेन हो जाएगा, उसमें नमी आ जाएगा। कब? बिफोर द सोइंग, मतलब बोने से पहले उसमें नमी आ जाएगा, तब तो मेरा जो कुछ भी चीज़ बोएंगे तो सही समय से वो मेरा पौधा बाहर आ सकेगा। इसीलिए उसमें क्या पहले डाल देंगे, मैन्योर डाल देंगे, खाद डाल देंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ तक मैंने पढ़ा, या कल पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको यहाँ तक सही लगा तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, कहाँ पे नहीं समझा, वो भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। गुड नाइट, सोते हैं अब।